हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फोनोलॉजी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब लेटर। जब हम किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी सबसे छोटी जो अक्षर है उस पर जाते हैं और जिसको हम और ज़्यादा टुकड़े उसके नहीं कर सकते, तो उसको हम वर्ण बोलते हैं। जैसे कि म, ओ प्लस र प्लस अ, तो हमारा शब्द बना मोर। तो ये जो अलग अलग हैं ये वर्ण हैं। इसी तरह से किताब शब्द को हम जब उसके अलग अलग ध्वनियों में तोड़ेंगे तो शब्द अक्षर बनेंगे क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, तो किताब। इसी तरह से अध्यापक में अ प्लस आधा ध प्लस य प्लस आ प प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो शब्द बन गया हमारा अध्यापक। तो इस तरह से वर्ण क्या हुआ? वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनि है। ध्वनि मतलब आवाज़ है जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट। हर एक भाषा में अलग अलग ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह फिक्स होते हैं, चिन्ह निश्चित होते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। और किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को, सारे वर्ण जिस समूह में होते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला है अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग आहा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह शत्र ज्ञ श्र। तो ये बच्चों हिंदी की वर्णमाला है जिसमें सारे वर्ण आ गए हैं। इसके बाद हम वर्णों के भेद, यानी कि वर्ण कितनी तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे। तो वर्ण बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर यानी कि जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। तो जिन वर्णों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर कितनी तरह के होते हैं? स्वर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ इ उ ऋ। दीर्घ स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ। इसके बाद प्लुत स्वर होते हैं। इन स्वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वरों से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, भैया, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्लुत्व स्वर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन के बाद जब जो स्वर आता है उसकी हम मात्राएं लगाते हैं। तो हर एक स्वर की अलग मात्रा होती है। जैसे अ के स्वर में कोई मात्रा नहीं होती, उसे हम सिंपल व्यंजन से ही लिखते हैं। तो जैसे कल, सरल। और आ की मात्रा के लिए ये डंडा निर्धारित होता है। व्यंजन के बाद हम आ का डंडा लगाते हैं, जैसे क प्लस आ का हो गया। तो इससे हमारे शब्द बनते हैं काम, मान। इसी तरह से छोटी ई के लिए जो मात्रा निर्धारित है वो व्यंजन से पहले लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, जैसे क में बड़ी ई की मात्रा लगा तो की। इसी तरह से छोटे ऊ के लिए ये चिन्ह होता है मात्रा का, इसे हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं। बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन में नीचे लगाई जाती है और ये छोटे ऊ की दिशा से उल्टी दिशा में लगाई जाती है। री के लिए भी ये निशान होता है मात्रा का और ये भी व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती है। कुछ मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के ऊपर की तरफ लगाई जाती हैं, जैसे ए की मात्रा होती है के, आई की मात्रा, ओ की मात्रा ये व्यंजन के बाद में लगाई जाती है और औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग स्वर के लिए अलग अलग मात्रा बनाई गई है और हर एक मात्रा को लगाने की जगह अलग अलग होती है। तो अब हम पढ़ते हैं अयोगव्याह। अयोगवाह मतलब
जो साउंड आती है, जैसे कि आवाज़ें आती हैं, जैसे अंक और अह, ये दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो योग न होने पर भी जो साथ रहें उसे हम अयोग्य बोलते हैं। जैसे अनुस्वार, ये जो ऊपर बिंदी लगी होती है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। हर वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका यूज़ होता है, जैसे अंगूर, हंस, चंचल, इस तरह से। अनुनासिक होता है जो चंद्र के अंदर बिंदी लगी होती है, इसको हम अनुनासिक का निशान बोलते हैं। इसके बोलने में हमें नाक और मुंह दोनों से वायु निकालनी होती है, जैसे चांद, आँख, इस तरह से। विसर्ग को हम ये दो बिंदी ऊपर नीचे लगाकर दिखाते हैं और इसका जो उच्चारण होता है वो ह के समान होता है। तो ये व्यंजनों के आगे की तरफ लगाया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, इस तरह से। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं दूसरा चीज़ व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो वे वर्ण जिनको बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुंह में रुककर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों कितनी तरह के होते हैं? व्यंजन मुख्यतः दो आधार पर बांटे जाते हैं। सबसे पहले स्पर्श के आधार पर और दूसरे श्वास की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श के आधार पर व्यंजन कितनी तरह के होते हैं। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमें हवा जो है हमारे गले, दंत, तालु और मूर्धा या होठ का स्पर्श करके, छू करके मुंह से बाहर आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। तो इनको बोलने के लिए हमारे गला, तालु, ये सब स्पर्श होते हैं। इसके बाद होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। इनको बोलने के समय स्वर और व्यंजन के बीच का है। तो जैसे जिसके लिए जीभ, तालु, दांत और होंठ के स्पर्श से होता है इनका उच्चारण, परंतु ये पूरा स्पर्श नहीं होता। तो अंतस्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतः जिसका अर्थ है बीच में, और स्थ जिसका मतलब है स्थित होना, मतलब ये दोनों शब्दों के बीच में स्थित है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय जो वायु है, वायु के मुख में टकराने से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनके ये जैसे कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। तो इस तरह से स्पर्श के आधार पर व्यंजन 3 तरह के हुए। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 तरह के होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण व्यंजन करते हैं, जिन व्यंजनों में सांस की मात्रा कम होती है। अल्प मतलब होता है कम, थोड़ा। तो जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अंतस्थ और ऊष्म को छोड़कर वो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें श्वास की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ह महाप्राण व्यंजन होता है। जिन व्यंजनों में सांस की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और इसके अलावा ह महाप्राण व्यंजन के अंदर आता है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ग क वर्ग में अगर हम देखें तो अल्प प्राण व्यंजन है क, ग और अंगा, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण व्यंजन है ख और घ, यानी कि दूसरा और चौथा। इसी तरह से सभी वर्ग के च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म, इनके पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन अल्प प्राण में है और दूसरे और चौथे जो वर्ण है वो महाप्राण व्यंजन में है। तो इस तरह से अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन में हम व्यंजनों को बांटते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ जिसमें अलग अलग व्यंजनों को जोड़ा जाता है। जब दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से नया व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। हिंदी में मुख्यतः 4 तरह के संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे अक्ष तो क और श को मिलने से बनता है, त्र त और र को मिलने से बनता है, ज्ञ ज और ज्ञ को मिलने से, और श्र श और र को मिलने से बनता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं गृहीत व्यंजन। गृहीत व्यंजन क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही बड़ा है, तो दूसरी बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। तो इस तरह से ज और फ इसी तरह के 2 व्यंजन हैं जिन्हें दूसरी भाषा से लिया गया है। उसके बाद है गृहीत ध्वनियाँ, जैसे फ, ज, फल, तूफान, जुल्म, तो ये उर्दू भाषा से लिए गए हैं। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम से डॉक्टर, कॉलेज, इस तरह के आवाज़ ध्वनियाँ ली गई हैं। तो इस तरह जैसे बॉल, कॉपी, ये सब अंग्रेजी माध्यम से लिए गए हैं। इसके बाद बच्चों अगला होता है द्वैत्व व्यंजन। तो द्वैत व्यंजन क्या होता है? जैसे जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे हम द्वैत्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे पक्का, तो यहाँ पर आधा का और पूरा का, ये 2 व्यंजन एक जैसे हैं और मिले हैं। तो कच्चा, बच्चा, मिट्टी, तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम द्वैत्व व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं कि विच्छेद मतलब अलग अलग करना कि कैसे लिखा जाता है। जैसे राम, ये शब्द है, इसको हमें जो वर्ण इसमें प्रयोग हुए हैं उनको हम अलग अलग करके किस तरह से लिखेंगे? र प्लस उसमें मात्रा लगी है आ की, तो प्लस आ, फिर म, फिर अ, तो शब्द बन गया हमारा राम। और पिता किस किस वर्ण से मिलकर बना है? प, क्योंकि इसमें छोटी की स्वर है तो इसलिए छोटी, फिर त, फिर आ। इसी तरह से चित्र में च प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस आ। तो इस तरह से हम शब्दों को उनके वर्णों में अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और ज़्यादा खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह हैं कि किसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, उसके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नए व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और जब एक जैसे 2 व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें हम द्वैत्व व्यंजन बोलते हैं, जैसे गुब्बारा, छज्जा, इस तरह से। तो बच्चों आपको इस लेसन में समझ में आया होगा कि वर्ण विचार, वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, और हमने स्वर, अलग अलग चीज़ें पढ़ी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा।